बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल कक्षा गणित में। बच्चों, हम लोग उच्चतम तथा निम्नतम मानी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का ये अंतिम टॉपिक जो उच्चतम तथा निम्नतम अर्थात मैक्सिमा एंड मिनिमा जो पढ़ रहे थे, उसमें एक्सरसाइज 6.5 में हमने 14 प्रश्नों को कंप्लीट इससे पहले वाली वीडियो में कर रखा है ऑलरेडी। और यहाँ आज आपको उसके आगे मतलब 15वां प्रश्न से स्टार्ट करना है। ठीक है बच्चों, तो अगर अब तक आपने उन प्रश्नों को नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसको आप क्लिक करके वहां से पिछले वाले वीडियो पर जाकर के उन 14 प्रश्नों को कंप्लीट कर लें। पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। आज आपको यहाँ 15 प्रश्न से 15 नंबर जो प्रश्न है उससे स्टार्ट करना है। देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर जो 15वां है वो क्या है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, ऐसी दो धन संख्याएं x और y ज्ञात कीजिए। क्या लिखा है? ऐसी दो धन संख्याएं x और y हमें ज्ञात करनी है जिनका योगफल 35 है। देखो ध्यान दें, यहाँ पर प्रश्न में कहा गया है कि जो दो संख्याएं x और y हैं, दो संख्याएं x, y हमें ज्ञात करनी है। दिया गया है कि इनका योग कितना है, x और y का योग हमें दिया गया है 35 है। ठीक है, और इसके बाद एक और बात दी गई है कि इनका गुणनफल x स्क्वायर इंटू वाई की पावर 5 उच्चतम हो, ये भी हमें दिया गया है। मान लेते हैं कि इन दोनों का जो गुणनफल है उसको हम p मान लेते हैं, तो p बराबर x स्क्वायर इंटू वाई की पावर 5। ठीक है, ये हमें p की वैल्यू उच्चतम सिद्ध करनी है। p की वैल्यू क्या करनी है? उच्चतम सिद्ध करनी है। तो यहाँ पर p की वैल्यू उच्चतम कैसे सिद्ध करेंगे? यहाँ पर देखो एक शर्त जो दी गई है उससे हम एक किसी चर की वैल्यू निकालें और यहाँ रख दें। अगर यहाँ से हम y की वैल्यू निकालें समीकरण 1 से यदि y की वैल्यू निकालें तो y बराबर 35 माइनस x हो जाएगा। और वो कहाँ लिख दें? समीकरण 2 में लिख दें। समीकरण 2 में रखने पर दूसरे वाले समीकरण में रखें यहाँ पर, तब p बराबर हमारे पास ये हो जाएगा। देखो x स्क्वायर आपका ज्यों का त्यों और y का मान हम लोग यहाँ 35 माइनस x लिखेंगे, होल पावर 5 लिख दें। तो ये p बराबर x स्क्वायर इंटू 35 माइनस x की होल पावर 5, ये आपके पास एक फलन है। और इस p फलन को हमें क्या करना है? उच्चतम सिद्ध करना है। तो इसके लिए क्या करते हैं? सबसे पहला काम तो आपको पता ही है कि हम इसका अवकलन करते हैं। x के सापेक्ष अगर p का अवकलन करेंगे तो dp ओवर dx लिखेंगे। यहाँ पर देखो d ओवर dx x स्क्वायर इंटू में 35 माइनस x की होल पावर 5। ठीक है, इसका भी हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो अगर इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पर देखो इसको फर्स्ट मान लें, इसको सेकंड मान लें, दो फलन का गुणनफल वाला फॉर्मूला लगा दें। क्या करते हैं? पहला फलन ज्यों का त्यों, सेकंड वाले का अवकलन, इसका अवकलन करोगे तो पहले देखो 5 पहले लिखना है और 35 माइनस एक्स की होल पावर 1 घटा के लिखनी है 4 पावर x पावर n वाला फॉर्मूला। ठीक है, और इसके बाद 35 माइनस एक्स का अवकलन, तो 35 का अवकलन 0 माइनस x का अवकलन 1। ठीक है, फर्स्ट फलन सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड फलन लिखो 35 माइनस एक्स की होल पावर 5, सेकंड फलन ज्यों का त्यों, फर्स्ट का अवकलन x स्क्वायर का अवकलन 2x। ठीक है, तो यहां से देखो पहली बार जब अवकलन किया तो यहां से हमें 35 माइनस एक्स की होल पावर 4 कॉमन ले सकते हो, ये वाला है ना, और x भी साथ में कॉमन ले सकते हो। तो यहाँ पर 5x बच जाएगा। कितना बचेगा? देखो 5 बचेगा, 1x बचेगा, ये माइनस भी बचेगा, तो माइनस का 5x। इसके बाद देखो प्लस का निशान लगाओ और यहां से ये x कॉमन में चला जाएगा, यहां से एक पावर बचेगा, मतलब 35 माइनस एक्स बचेगा, इंटू में 2 और बच जाएगा, इस प्रकार से। ठीक है, चलो इसको और आगे हल कर ले तो ये हो जाएगा 35 माइनस एक्स की होल पावर 4 इंटू में x इंटू में इधर देखो 35 दूनी 70 और ये 5, इस 2 का इधर गुणा करोगे तो माइनस का 2 और माइनस का 5, तो माइनस का 7x और प्लस 35 दूनी 70, इस प्रकार से लिख सकते हो। ठीक है, माइनस का 7 हो जाएगा और 35 दूनी 70 प्लस का 70 हो जाएगा। अब यहां से हम क्या करते हैं? देखो आपको पता है कि जब फर्स्ट डेरिवेटिव हम निकाल लेते हैं तो उसको मैक्सिमा और मिनिमा के लिए 0 लिखना होता है। तो आप यहां पर लिख दें फॉर मैक्सिमा अथवा मिनिमा
क्या करना है, dp ओवर dx को हमें जीरो लिखना है। जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उसको जीरो लिख दो। तो इसको अगर हम जीरो लिखेंगे तो ये हो जाएगा 35 माइनस एक्स की होल पावर 4 इंटू एक्स इंटू में माइनस का 7x प्लस 70 और बराबर में यहां जीरो लिख दें। ठीक है, इसके बाद देखो यहां पर पहला गुणनखंड यदि जीरो लिखेंगे, यहां लिख दें यदि 35 माइनस एक्स की होल पावर 4 बराबर जीरो, तो इसको देखो चतुर्थ मूल जिसका करोगे तो इस प्रकार से लिख सकते हो 35 माइनस एक्स बराबर जीरो। तो यहां से एक्स की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 35। और इसको हमें क्या लिखना है, अमान्य। क्यों, क्योंकि x प्लस वाई दो संख्याएं हैं, उनका योगफल 35 है। पहली एक संख्या 35 हो जाएगी तो दूसरी संख्या शून्य हो जाएगी, है ना। तो इसको हम x बराबर 35 क्या लिखेंगे, अमान्य लिख दें। ठीक है, इसके बाद में यहां पर देखो दूसरी ये गुणनखंड x बराबर जीरो लिखोगे तो यहां से x बराबर जीरो भी नहीं होगा, क्योंकि एक संख्या जीरो हो नहीं सकती, अमान्य लिख दें। ठीक है, जीरो क्यों नहीं हो सकती, अगर हम जीरो लिख देंगे तो गुणनफल कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो वो उच्चतम या निम्नतम फिर नहीं हो सकती है। तो x बराबर जीरो भी आपको अमान्य लिखना है। और यहां से यदि यहां से तीसरा गुणनखंड जो लिखा है माइनस 7x प्लस 70 बराबर जीरो लिख दें, तो 7x बराबर हमें यहाँ 70 मिल जाएगा, x बराबर कितना मिलेगा, 10 मिल जाएगा, x बराबर तो 10 मिल गया। ये ठीक है। तो यहाँ x का जो 10 मान निकला है, देखो या तो एक बात इसको अब यहां से फिर से अवकलन करके सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से कर सकते हो, या इसको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से करना है तो कैसे करोगे, x के निकट बाईं ओर आओ। जैसे हम ये आपसे कहें कि यहां पर x बराबर 10 बिंदु है, ये x बराबर 10 है। अब 10 से थोड़े पहले हम चेक करेंगे, अगर पहले पर प्लस चिन्ह आए और इधर से जाने पर माइनस चिन्ह हो जाए तो प्लस से माइनस में होता है तो उचित होता है, उच्चतम मान होता है। और अगर प्लस से प्लस रहे तो इसका मतलब न उच्चतम होगा न निम्नतम होगा। यदि माइनस से माइनस रहे तो ना उच्चतम होगा न निम्नतम होगा। और यदि ये माइनस से माइनस यहां हो, अगर प्लस इधर हो जाए तो ये निम्नतम होता है। ऐसे ही तो होता है। तो यहां पर हमें चेक करना है कि ये फलन x बराबर 10 पर उच्चतम है या नहीं है। इसके लिए हम क्या करेंगे, x से थोड़ी पहले बाईं ओर आए और इससे थोड़ा सा छोटा मान लेके देखें। यहां पर हम इस प्रकार लिखें, x के निकट बाईं ओर dp ओवर dx की वैल्यू चेक करें। देखो ध्यान दें, dp ओवर dx की वैल्यू चेक करें तो यहां से x के निकट बाईं ओर देखें तो बाईं ओर कोई एक वैल्यू, छोटी सी वैल्यू लें, x के जो कम हो, थोड़ी सी कम हो, मतलब 9 ले लें। 9 लेकर के अगर आप 9 वैल्यू यहां पर रख के देखो तो ये प्लस वैल्यू आ रही है माइनस आ रही, आपको पता चल जाएगा। देखो अगर हम 9 लिख दें, मेरी बात समझना, यहां पर 35 में से 9 घटाओगे तो प्लस में ही तो बचेगा। तो ये देखो प्लस, ये गुणनखंड आपका प्लस हो जाएगा। यहां x का मान 9 लिख दें तो ये भी गुणनखंड देखो प्लस में ही होगा। यहां पर x का मान 9 लिखे तो 9 सत्ते 63, 70 में से 63 घट जाएगा, ये भी प्लस का ही बचेगा। तो निश्चित रूप से x के निकट बाईं ओर जब देखें तो ये आपको क्या मिल रहा है, तो आपको ये प्लस वैल्यू मिल रही है। dp ओवर dx की वैल्यू कैसी मिल रही है, प्लस वैल्यू मिल रही है। अब x के निकट देखो दाईं ओर, देखो x के निकट दाईं ओर x के निकट दाईं ओर देखें तो दाईं ओर कोई एक छोटा सा बिंदु इससे आगे वाला लें। मान लें x बराबर 11, देखो 10 से बड़ा होगा ना 11, तो 11 बिंदु लेकर हम यहां पर x की वैल्यू 11 लिख के देखें, कोई ये प्लस वैल्यू आ रही है माइनस आ रही। तो निकट दाईं ओर dp ओवर dx की वैल्यू चेक करते हैं। यहां पर कैसे, देखो यहां पर 11 लिख दें, तो अगर 11 लिख दें तो 35 में से 11 घटेगा, ये तो प्लस का, देखो ये आपका गुणनखंड प्लस का होगा। ये यहां 11 लिख दें तो ये भी गुणनखंड प्लस का होगा। यहां 11 लिख दें तो 11 सत्ते 77, ये माइनस का 77 है, इसमें से 7 घट जाएगा तो ये गुणनखंड माइनस का हो जाएगा। और अगर ये माइनस का हो जाएगा तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो निश्चित रूप से ये वैल्यू अब काय की हो गई, माइनस वैल्यू हो गई। तो देखो बाईं ओर से हमने चेक किया dp ओवर dx का मान प्लस है, लेकिन दाईं ओर से हमने चेक किया तो ये माइनस का हो गया। तो ये अगर प्लस से माइनस में जाता है तो इसका मतलब फलन हमारा उचिष्ट होता है। अतः आपको क्या लिखना है, अतः चलो यहां रीजन लिख दें, यहां लिख दें चूंकि x के निकट बाईं से दाईं ओर का चिन्ह
का चिन्ह प्लस से माइनस में बदल रहा है, प्लस से माइनस में बदल रहा है। एक मिनट। x के निकट बाईं से दाईं ओर का बाईं से दाईं ओर dp ओवर dx का चिन्ह प्लस से माइनस में बदल रहा है, अतः p जो फलन है p वो क्या है, उच्चतम है। ऐसे लिख सकते हो, p क्या है, उच्चतम है। ठीक, इस प्रकार से आपको चेक करना है। ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यहां पर हमने लगाया है। हमें क्या करना है, जो x की वैल्यू मिली उसके बाईं ओर की कोई वैल्यू रखें, dp ओवर dx का मान चेक करें प्लस में है या माइनस में है, और इसके बाद हम दाईं ओर, अगर x से थोड़ा दाईं ओर जाएंगे तो इसका मतलब इस वैल्यू से थोड़ी सी वैल्यू बढ़ा के रख दें, 11 लिख दें, 12 लिख दें या 10.5 लिख दें, कोई भी वैल्यू ऐसी लिखें जो इससे बड़ी हो, और फिर वो वैल्यू यहां रख के देखें तो ये चिन्ह हमारा कैसा आ रहा है, ये माइनस हो जा रहा है। पहले प्लस था फिर माइनस हो गया, इसका मतलब फलन हमारा कैसा है, उच्चतम है। तो आपको लिखना है p का मान जो है, मतलब इन दोनों का गुणनफल जो हमने p माना है वो क्या है, उच्चतम है। ठीक, अब हमें x और y की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो भैया x की वैल्यू तो 10 है, x बराबर 10 समीकरण 1 में रख दें, यहां लिख दें x बराबर 10 समीकरण 1 में रखने पर x का मान अगर समीकरण 1 में रखोगे तो y का मान हमें मिल जाएगा, देखो 10 प्लस y बराबर 35, और y बराबर हमें यहां मिल जाएगा 35 माइनस 10 अर्थात y बराबर 25। x बराबर हमें 10 मिलता है, y बराबर 25। ठीक है, यही x और y की वैल्यू हमसे पूछी गई थी। ठीक है बच्चों, इसको नोट करें। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। ठीक है, इसको देखो हम रब कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 16 देखो भाई। देखिए 16वां प्रश्न लिखा है कि ऐसी दो धन संख्याएं ज्ञात करिए जिनका योग 16 है, इनके घनों का योग निम्नतम है। देखो बच्चों, वही प्रश्न है, बहुत ज्यादा कुछ बदला हुआ नहीं है, छोटी छोटी बातें हैं। यहां पर भी हम मान लेते हैं कि दो संख्याएं जो हमसे ज्ञात करवाई गई हैं वो x और y हैं। माना दो धन संख्याएं x, y हैं, और इनके x और y हैं, इनका योगफल देखो दिया गया है, यहाँ पर हमें ऐसा दिया गया है कि इन दोनों का योगफल बराबर कितना है, 35 है। सॉरी, इनका योगफल बराबर 16 है ना, 35 तो इससे ऊपर वाले प्रश्न में है। तो इनका योगफल ये देखो 16 दिया गया है। ठीक है, और इनके घनों का योगफल मतलब x का घन कर दें, y का घन कर दें, योगफल मतलब प्लस कर दें, ये घनों का योगफल हो गया, और इस घनों के योगफल को हम p मान लें। ये p की वैल्यू हमें कैसी निम्नलिखित सिद्ध करनी है, p जो है वो निम्नतम है ऐसा हमें सिद्ध करना है, घनों का योग निम्नतम है ऐसा हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो अब कैसे करोगे, देखो वही बिल्कुल सिस्टम है भैया, यहाँ कुछ बदला हुआ नहीं है। x या y का मान यहां से निकालो, यहां रख दो जो उसमें किया था। समीकरण 1 से यहां से अगर y की वैल्यू निकालो तो 16 माइनस x हो जाएगी कि नहीं, यहां लिख दें, देखो यहां पर रख दें तो ये हो जाएगा p बराबर x का क्यूब ज्यों का त्यों प्लस और y का मान 16 माइनस x और इस पर क्यूब लगा दो। अब यहां पर फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लो, dp ओवर dx बराबर, यहां पर देखो 3x स्क्वायर, यहां बताओ 3 पहले आ जाएगा, और 16 माइनस x का स्क्वायर लिख दें, और इसके बाद 0 माइनस 1 लिख लें। ठीक है, तो ये हो गया 3x स्क्वायर प्लस में प्लस माइनस इसको माइनस लिख दें, 3 इंटू में 16 माइनस x का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर क्या करते हैं हम, यहां पर मैक्सिमा और मिनिमा के लिए इसको 0 लिखते हैं, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा dp ओवर dx बराबर क्या लिखते हैं, 0। अगर इसको 0 लिखोगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 इंटू ब्रैकेट में 16 माइनस x का स्क्वायर बराबर 0 लिख दें। अब इसको इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा x स्क्वायर
बराबर में हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसका वर्गमूल लें तो x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 16 माइनस एक्स। ठीक है, अगर हम माइनस का देखो प्लस का चिन्ह लें, पहले तो हम प्लस चिन्ह ले लेते हैं। यहाँ पर देखो x की वैल्यू हम प्लस में लिख लें, x की वैल्यू प्लस चिन्ह लेने पर अगर प्लस चिन्ह लें तो x बराबर ये हो जाएगा प्लस का कितना लिखना, 16 माइनस एक्स, और ये इधर आएगा तो 2x हो जाएगा, 2x बराबर कितना लिखना, 16, इसलिए x बराबर कितना लिखोगे, x बराबर 8। और यदि माइनस का चिन्ह लें तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से x की वैल्यू हमें ज्ञात नहीं हो पाएगी, केवल x की एक वैल्यू हमें 8 मिल रही है। x की वैल्यू कितनी मिल रही है, 8। तो अगर अब हमें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाना है तो हम बाईं ओर x से बाईं ओर वैल्यू रखें यहां पर और देखें कि ये चिन्ह हमारा प्लस में है या माइनस में है। दाईं ओर देखें तो देखें हमारा माइनस में है या प्लस में है। जो अगर माइनस से प्लस में होता है तो लिख देंगे निम्नलिखित है, निम्नतम मान है, पी का मान निम्नतम है। या फिर इसको सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाना चाहो तो इसको दोबारा से फिर अवकलन कर दें। दो ही तो नियम बताए हमने, तो या तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट या सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाना चाहो तो यहां पर x के निकट बाईं ओर, x के निकट बाईं ओर कोई बिंदु लें और वो बिंदु x से छोटा होगा, मतलब 8 से छोटा होगा। x बराबर 8 से छोटा बिंदु कोई x बराबर 7 हो सकता है। 7 लेकर हम देख लेते हैं कि dp ओवर dx की वैल्यू प्लस वैल्यू दे रही है या माइनस वैल्यू दे रही है। तो x के निकट बाईं ओर dp ओवर dx की वैल्यू चेक करेंगे। यहां पर देखो ध्यान दें, dp ओवर dx की ये वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू, इसमें आपको क्या करना है, x बराबर 7 लिखना है, मतलब 8 से छोटी वैल्यू कोई रखनी है। तो छोटी वैल्यू हम 7 लिख के यहां देख लेते हैं। देखो ध्यान दें, 3 गुणे यहां लिख दें 7 और इसका स्क्वायर लिख दें। 3 गुणे x का मान कितना, 7 लिखें, 3 गुणे 7 का स्क्वायर, फिर माइनस, फिर 3, और यहां पर आपको लिखना है 16 माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो यहां आप देख सकते हो 3 गुणे 7 7 49 माइनस यहां देख सकते हो, देखो 16 में से 7 घटाओगे 9 बचेगा, 9 7 16 होता है ना। तो यहां पर 9 और 9 का स्क्वायर कितना होगा, 81 होगा। अब बच्चों यहां पर आपको बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा ये वैल्यू माइनस वाली बड़ी है, प्लस वाली छोटी है। तो अगर हम यहां से देखें तो ये हमें dp ओवर dx की वैल्यू माइनस में मिलेगी। क्या मिलेगी, dp ओवर dx की वैल्यू माइनस में मिल जाएगी। अच्छा, x के निकट दाईं ओर देखो, x के निकट दाईं ओर देखें, दाईं ओर देखें dp ओवर dx की वैल्यू कैसे निकल रही है। dp ओवर dx की वैल्यू किस प्रकार से, प्लस दे रही है वैल्यू या माइनस, प्लस में वैल्यू है या माइनस में। तो x के निकट दाईं ओर मतलब x बराबर 8 से छोटी सी बड़ी संख्या लें, मतलब 9 ले लें। x बराबर 8 से बड़ी संख्या कोई x बराबर 9 होगी, और 9 हम यहां लिख के देख लेते हैं। देखो 3 गुणे 9 का स्क्वायर, यहां x का मान 9 लिख दें, फिर माइनस, फिर 3 और ब्रैकेट में लिखोगे 16 माइनस 9 का स्क्वायर। यहां पर 3 गुणे 9 का स्क्वायर 81 माइनस 3 गुणे यहां कितना बचेगा 9, 16 में से 9 घटेगा 7 बचेगा, और 7 का स्क्वायर 49 लिख दें। तो अब ये संख्या देखो बड़ी हो गई, ये छोटी हो गई, इसका मतलब ये प्लस वैल्यू आएगी। dp ओवर dx की वैल्यू दाईं ओर प्लस में है, बाईं ओर माइनस में है। तो ये माइनस से प्लस में अगर चिन्ह जाता है तो हमने आपको बताया क्या होगा, निम्नतम होगा। क्या बताया हमने, अतः आपको यहां लिखना है चूंकि x के निकट बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर dp ओवर dx का चिन्ह माइनस से प्लस में बदल रहा है। अतः जो p है वो क्या होगा, निम्नतम होगा। अतः p निम्नतम होगा। p निम्नतम होगा, और यही हमें सिद्ध करना था कि p का मान निम्नतम होगा। और साथ साथ हमें x और y की संख्याएं जो हैं x y वो ज्ञात करनी है। तो x की वैल्यू तो हमने ये देखो 8 ज्ञात कर ली, x का मान समीकरण 1 में लिख दें तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। यहां लिख दें x का मान समीकरण 1 में रखने पर
तो ये हो जाएगा x का मान कितना लिखोगे, x का मान यहां पर लिखें 8 प्लस में y बराबर में 16, तो y बराबर 16 माइनस 8 मतलब y बराबर 8। x का मान भी 8 है, y का मान भी 8 है। ठीक है, जो हमसे पूछे गए थे, जो धन संख्याएं हमसे पूछी गई थी x और y हमने मानी थी, वो धन संख्याएं 8,8 होंगी जिनका योगफल 16 हो जाएगा और इनके घनों का योगफल निम्नतम हो जाएगा। ठीक है, चलो जो इसको नोट करें। ये है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें क्या कहता है प्रश्न, देखो ध्यान से। लिखा है 18 सेंटीमीटर भुजा के एक टिन के किसी वर्गाकार टुकड़े से प्रत्येक कोने पर एक वर्ग काटकर तथा इस प्रकार बने टिन के फलकों को मोड़कर एक ढक्कन रहित संदूक बनाना है। क्या बनाना है? बिना ढक्कन वाला एक संदूक बनाना है, खुला बॉक्स बनाना है। ठीक है, काटे जाने वाले वर्ग की भुजा कितनी होगी ये भी हमसे पूछी गई है, और जिसमें संदूक का आयतन हमें उच्चतम सिद्ध करके दिखाना है। देखो ध्यान दें बच्चों, क्या करना है। एक है वर्गाकार कोई टुकड़ा है, टीन का टुकड़ा है वर्गाकार और उसकी भुजा 18 सेंटीमीटर दी गई। देखो ध्यान दें, एक चित्र से आपको समझना है। यहाँ पर ये आपके पास एक टीन का टुकड़ा है, जिस टीन के टुकड़े की वर्गाकार टीन का टुकड़ा है और उसकी भुजा कितनी दी गई है? 18 सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर भुजा का ये वर्गाकार कोई टुकड़ा है। ठीक है, टीन का टुकड़ा और वर्गाकार टुकड़ा है, इसको एक बक्सा इससे बनाना है। क्या बनाना है? खुला बॉक्स बनाना है, ढक्कन रहित, इसमें ढक्कन ऊपर नहीं लगाना है। तो क्या करते हैं, यहाँ पर कोने पर देखो ये वर्गाकार आकृतियां पहले ऐसी काट दी गई, वर्ग काट दी गई कोने पर समान। ऐसा नहीं है कि एक कोने पर अलग और दूसरे कोने पर अलग वर्ग काटा जाए, बिल्कुल एक साइड के वर्ग यहां पर काट दिए। इस प्रकार से देखो, इसको ऐसे काट दें, इस प्रकार से ये वर्ग काट के फेंक दिए गए हैं। अब जो चादर हमारी बची वो ये बच गई। इसके बाद क्या हुआ कि ये जो बची हुई थी वो उसको ऐसे मोड़ दिया गया, इस वाली को भी ऐसे मोड़ दिया गया, इसको भी ऐसे मोड़ दिया गया और इसको भी ऐसे मोड़ दिया गया। तो आपका ये खुला बॉक्स बन जाएगा। मतलब ये जो वर्ग की भुजा है ना, ये वर्ग जो हमारा काटा गया है उसकी भुजा अगर x मान लें, इसकी भी देखो भुजा x, ये सब भुजा वर्ग की भुजाएं क्योंकि बराबर होती, तो ये x भुजा का वर्ग काट दिया गया और उसको फिर मोड़ दिया गया है। तो ये जो x है ना, ये इसकी क्या हो जाएगी? ऊंचाई हो जाएगी, बक्से की ऊंचाई हो जाएगी x। ठीक है, और इसका आयतन हमें उच्चतम सिद्ध करना है, और ये बक्से की ऊंचाई कितनी है वो भी, या काटे गए वर्ग की भुजा कितनी है वो भी हमें ज्ञात करनी है। तो यहां पर लिख देते हैं, माना ये जो दिया गया टिन का टुकड़ा है उसकी वर्गाकार टुकड़े की भुजा 18 सेंटीमीटर दी गई। कितनी दी गई है? 18 सेंटीमीटर। तो यहां से यहां तक ये टोटल 18 सेंटीमीटर का वर्गाकार टुकड़ा था। इसमें से x सेंटीमीटर काट दिया गया, इधर कोने पर x सेंटीमीटर, इधर कोने पर। अब जो बक्सा बनेगा वो 18 माइनस 2x लंबाई का बनेगा। कितने का बनेगा? 18 माइनस 2x। भैया एक x इधर कट गई, एक x इधर कट गई, तो ये टोटल 18 थी, 18 में से 2x कम हो जाएगी। इसकी जो बक्सा बनेगा उसकी इतनी लंबाई रह जाएगी 18 माइनस 2x, और उसी प्रकार बिल्कुल इतनी ही इसकी चौड़ाई रह जाएगी 18 माइनस 2x। बक्सा जो बनेगा उसकी लंबाई चौड़ाई 18 माइनस 2x रह जाएगी, क्योंकि x इधर कट गया, x इधर कट गया। अब इसको भी देखो मोड़ के इतना कर दिया गया, इसको भी मोड़ के इतना कर दिया, तो इतना ही तो रह गई, इतनी चौड़ाई तो रह गई इसकी बक्से की। तो इस प्रकार से अच्छा ऊंचाई कितनी हो जाएगी? ऊंचाई इसी के बराबर, क्योंकि इसी को देखो ऐसे खड़ा कर दिया गया है, तो x जिसकी ऊंचाई हो जाएगी, जो बक्से की ऊंचाई होगी वो कितनी हो जाएगी? x हो जाएगी। आपको यहां लिखना है, माना कोनों पर काटे गए वर्ग की भुजा बराबर x सेंटीमीटर है। जो कोनों पर वर्ग काटे गए हैं उनकी भुजा कितनी है? x सेंटीमीटर है। अच्छा, मोड़कर बनाए गए खुले या बक्सा ढक्कन रहित लिखते हैं, मोड़कर बनाए गए ढक्कन रहित संदूक
कि विमाएं कितनी हो जाएंगी, आप पहले ये बताएं। विमाएं मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी कितनी हो जाएंगी। बक्से की जो लंबाई होगी वो आपकी 18 माइनस 2x हो जाएगी, जिसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी 18 माइनस 2x चौड़ाई हो जाएगी, और इसकी जो ऊंचाई है वो x सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक, अब बताओ भैया बक्से का आयतन कितना होगा। बक्से का आयतन आपको यहां लिखना है, बक्से का आयतन अगर v से डिनोट कर दिया जाए तो आयतन चूंकि घनाकार बक्सा होता है तो LBH लिख सकते हो। तो बक्से का आयतन बराबर LBH, और L बराबर है 18 माइनस 2x, और इसमें b बराबर भी 18 माइनस 2x, और h बराबर x। सिंपल सी बात है। अब 18 माइनस 2x और 18 माइनस 2x इन दोनों का हम यहाँ पर देखो गुणा करेंगे तो 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा, इंटू x लिख दें तो ये आयतन b बराबर हो गया। आयतन b बराबर 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर इंटू x। ठीक है, अब यहाँ पर इसका देखो अवकलन कर दें। अब वही पुराना तरीका, इसको हमें क्या करना है, उच्चतम सिद्ध करना है। इसके लिए हम पहला अवकलन इसको करेंगे x के सापेक्ष, dv ओवर dx निकालें। तो यहाँ पर दो फलनों के गुणनफल का फॉर्मूला लगाना है। 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर फर्स्ट फलन हो गया, सेकंड का अवकलन देखो x का अवकलन x के सापेक्ष 1 लिखना है। फर्स्ट फलन सेकंड का अवकलन प्लस, अब सेकंड फलन लिखो, फर्स्ट का अवकलन बताओ कितना, पहले 2 लिख दें, 18 माइनस 2x लिख दें होल पावर 1, और इसके बाद 18 माइनस 2x का फिर से अवकलन, तो 0 माइनस 2x का 1। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। देखो 18 माइनस 2x यहां से कॉमन ले सकते हो, 18 माइनस 2x कॉमन ले तो अब बचेगा 18 माइनस 2x, यहाँ पर स्क्वायर है तो एक बार बचेगा 18 माइनस 2x, और ये कॉमन में चला जाएगा। अब ये माइनस 2 का माइनस 4x यहां लिख दो, माइनस का 4x और बराबर 0 लिख दें। अब आगे 18 माइनस 2x, और यहां पर आपके पास बचेगा 18 माइनस 6x। ठीक है, 0 ना लिखें, गलती हो गई। ठीक है, 18 माइनस 2x। अब यहां पर देखो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव ये निकाल लिया। अब हम या तो इसको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से कर दें या फर्स्ट, दोनों ऑप्शन है आपके पास। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से करोगे तो चलो पहला काम तो वही पुराना है कि इसको हम 0 के बराबर लिखें, dv ओवर dx बराबर 0, तो यहां से x की वैल्यू मिल जाएगी, मतलब क्रिटिकल पॉइंट हमें मिल जाएंगे। चलो यहां देख, यहां लिख दें फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। मैक्सिमा और मिनिमा के लिए dv ओवर dx बराबर 0 लिख दें, उसके आयतन को ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला है उसको हम 0 के बराबर लेंगे। तो यहां मिल जाएगा 18 माइनस 2x बराबर, और इंटू में 18 माइनस 6x, और बराबर में क्या लिखोगे 0। यहां से देखो 18 माइनस 2x बराबर अगर 0 लिखोगे तो x की वैल्यू यहां पर 9 मिल जाएगी, और यदि यहां पर 18 माइनस 6x बराबर 0 लिखोगे तो 6 या 18 x बराबर हमें 3 मिल जाएगा। अब देखो x बराबर 9 या x बराबर 3, किस पर आपका फलन, देखो ध्यान दो x बराबर 9 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, कि अगर हम 9 लिख दें तो 9 इधर कट गई, 9 इधर कट गई तो पूरी 18 कट जाएगी, तो ये बक्सा नहीं बनेगा भैया। तो यहां पर लिख दें x बराबर 9 अमान्य। क्या लिख दें, x बराबर 9 क्या है, अमान्य है। x बराबर 9 अमान्य। समझ में आई बात, क्यों अमान्य है, टोटल 18 सेंटीमीटर की भुजा थी, अगर यहां से 9 काट दें, इधर से 9 काट दें तो पूरी 18 चली जाएगी, तो बक्सा कहां से बन जाएगा, नहीं बनेगा। तो इसका मतलब वर्ग की भुजा हमें प्राप्त नहीं होगी। अब यहां पर अगर x बराबर 3 सेंटीमीटर इधर काट दें, 3 इधर, तो 6 कट जाएगा। तो अब हम ये कह सकते हैं कि जो बक्से की ये लंबाई है वो कितनी हो गई, 18 में से 6 कम कर दें, 12 सेंटीमीटर की लंबाई का बक्सा, खुला वाला जो बक्सा बनेगा वो 12 सेंटीमीटर लंबाई का बनेगा, 12 सेंटीमीटर चौड़ाई का बनेगा, और 3 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी, बक्से की ऊंचाई वो 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो x बराबर 3 पर ये देखें कि आयतन महत्तम है या नहीं। कैसे ज्ञात करेंगे, x बराबर 3 पर यहां पर या तो इसको हम सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा दें, तो इसका दोबारा से फिर अवकलन कर दें, या x बराबर 3 से पहले बाईं ओर कोई वैल्यू लिखें, देखें dp ओवर dx का मान प्लस है या माइनस है। x बराबर 3 के दाईं ओर कोई एक वैल्यू ले लें, और फिर देखें कि dp ओवर dx का मान प्लस है या माइनस है। यदि प्लस से माइनस में होता है तो लिख देंगे कि p जो आयतन है वो क्या है, उच्चतम है। आयतन है वो क्या है, उच्चतम है। तो हम चलो अगर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगा दें तो यहां पर हम ये लिख दें
x के निकट बाईं ओर, x के निकट बाईं ओर dv ओवर dx की वैल्यू चेक करो भाई। बाईं ओर का मतलब छोटी वैल्यू लिखनी है, x बराबर 3 से छोटी वैल्यू x बराबर 2 लिख दो। 2 यहां पर लिख के देख लें, तो अगर 2 लिख दें तो देखो ध्यान दें, 18 माइनस 2 दूनी 4, 18 माइनस 4 मतलब 18 में से 4 घटाओगे प्लस वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी? यहां बताओ 18 माइनस ये 2 लिख दें तो 6 दूनी 12, ये भी आपको 18 में से 12 घट के मिलेगा तो ये भी प्लस में मिलेगा, मतलब दोनों ये गुणनखंड प्लस की वैल्यू दे रहे हैं, तो प्लस गुणे प्लस बराबर प्लस वैल्यू आएगी। देखो ध्यान दें, ठीक है। ये काम थोड़ी सी रफ में भी आप करके चेक कर सकते हो कि बाईं ओर का कोई बिंदु लें, वहां पर dv ओवर dx की वैल्यू, प्रथम अवकलज की वैल्यू प्लस में है या माइनस में है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि बाईं ओर हमने x का कोई मान लिया, x के बराबर 3 के बाईं ओर कोई मान लिया, तब हमने देखा कि dv ओवर dx की वैल्यू क्या है? प्लस वैल्यू है। अब x बराबर 3 के दाईं ओर कोई बिंदु लें, x बराबर 3 के दाईं ओर, चलो यहां लिख दें x बराबर 3 के निकट दाईं ओर, x बराबर 3 के निकट दाईं ओर x बराबर 4 होगा, तो x बराबर 4 पर देख लेते हैं dp ओवर dx का साइन कैसे है, प्लस है या माइनस है। तो देखो यहां पर हमें x बराबर 3 के आगे कोई x बराबर 4 बिंदु मिलेगा, 4 रख के यहां देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। 18 माइनस 4 दूनी 8, बता सकते हो, देखो 18 में से 8 घटेगा तो प्लस ही तो आएगा। यहां बताओ 18 माइनस यहां पर हमने कितना लिखा है? 4 है, तो 6 चौको 24 हो जाएगा, देखो 24 हो जाएगा, तो 18 में से 24 घटेगा तो ये माइनस की वैल्यू आएगी, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो dp ओवर dx बराबर ये देखो माइनस वैल्यू आ जाएगी। दाईं ओर जब जाओगे x बराबर 3 के दाईं ओर, तब dp ओवर dx की वैल्यू कैसी मिल गई हमें? ये वैल्यू हमें देखो माइनस में मिल गई। बाईं ओर प्लस में वैल्यू है, दाईं ओर माइनस में वैल्यू है, तो प्लस से माइनस में अगर जाता है तो मैक्सिमा होता है। तो आपको लिखना है अतः बाईं से दाईं ओर जाने पर dv ओवर dx का चिन्ह प्लस से माइनस में बदल रहा है, अतः आयतन या बक्से का आयतन लिख दें, है ना, बक्सा है या संदूक है, जो भी है, अतः संदूक का आयतन कैसा होगा? महत्तम होगा। ठीक है, दोनों देखो टेस्टों से आप चेक कर सकते हो। अगर सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट करना चाहो तो इसका फिर से अवकलन कर दें, और फिर से अवकलन करने के बाद जो अवकलज द्वितीय अवकलज आए उसमें आपको क्या करना है? उसमें आपको x बराबर 3 लिखना है। x बराबर 3 लिख दें अगर उसमें, और फिर देखें कि अगर d2b ओवर dx2 की वैल्यू प्लस में आ जाए, क्या आ जाए? अगर सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू x बराबर 3 पर प्लस में आती है तो हम लिखेंगे कि v मतलब आयतन है, वो क्या है? उच्चतम है। तो यहां पर वो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से वही रिजल्ट मिलेगा जो कि हमें यहां पर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से मिला है। ठीक है, तो बस यही हमें सिद्ध करना था कि इसका आयतन कैसा होगा? उच्चतम होगा। और इसमें जो काटा गया वर्ग है उसकी भुजा कितनी होगी वो आपने निकाली, वर्ग की भुजा 3 सेंटीमीटर होगी। तो यहां पर लिख दें काटे गए वर्ग की भुजा बराबर 3 सेंटीमीटर होगी। ठीक, 3 सेंटीमीटर ये वर्ग की भुजा अगर काट दी जाए तो 3 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी, और 3 सेंटीमीटर ऊंचाई हो जाएगी तो इसका आयतन कैसे हो जाएगा? महत्तम आयतन हो जाएगा। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, इसको रब कर लें। और आगे प्रश्न नंबर जो 18वां है, इसमें भी देखो कुछ बिल्कुल सिमिलर सवाल हमें दिख रहा है। जो प्रश्न नंबर 17 है लगभग वही सवाल प्रश्न नंबर 18 है। देखो ध्यान से समझते हैं और आप भी साथ साथ प्रयास करेंगे। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? 18 जो प्रश्न लिखा है
उसमें अब हमें कोई आयताकार चादर दी गई है, वहां पर वर्गाकार चादर थी जिसकी भुजा 18 सेंटीमीटर थी। इसमें वर्ग वर्ग की जगह आयत दे दिया गया है, तो इसमें जो चादर है वो 45 सेंटीमीटर लंबाई की है। देखो ये हमें प्रश्न में दिया गया है, ये कोई आयताकार चादर है और इसकी माप दी गई है 45 गुणे 24 सेंटीमीटर की टिन की आयताकार चादर के कोनों पर वर्ग काटकर तथा इस प्रकार बने टिन के फलकों को मोड़कर ढक्कन रहित संदूक बनाया गया है। देखो बिल्कुल सिमिलर सवाल उसी प्रकार का है। कहा है काटे जाने वाले वर्ग की भुजा कितनी होगी वो बताइए, संदूक का आयतन उच्चतम होगा वो बताइए। तो यहाँ पर अब ये जो संदूक बनेगा वो वर्गाकार की जगह आयताकार हो जाएगा। देखो वर्ग काटे गए इस प्रकार से, यहाँ पर इस प्रकार से वर्ग काट दी गई। टोटल मिला के ये 24 सेंटीमीटर लंबाई का चादर है। इसकी चौड़ाई 24 गुणे कितनी है, देखो 24 नहीं है 45 गुणे 24 है, तो ये 45 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है, 24 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है। और जो वर्ग काटा गया है उसकी भुजा हम x मान लेते हैं, ठीक है, x सेंटीमीटर वर्ग की भुजा काट करके ये हमने जो संदूक बनाया, देखो ये काट दें खत्म कर दें, ये देखो है ना, ये खत्म। और इसके बाद अब इसको मोड़ के ये इस प्रकार ढक्कन रहित संदूक इस तरह के चारों तरफ से मोड़ के ढक्कन रहित संदूक बन जाएगा। इसकी जो ऊंचाई होगी वो वर्ग की भुजा के बराबर हो जाएगी, मतलब x सेंटीमीटर ये दिख रही है, यही तो ऐसे खड़ी हो जाएगी, तो x सेंटीमीटर इस बक्से की ऊंचाई हो जाएगी। आप बड़े आराम से कह सकते हो कि जो बक्सा बनेगा वो 45 में से x मतलब 2x कम हो जाएगा, 45 माइनस 2x इस बक्से की लंबाई हो जाएगी, 24 माइनस 2x इस बक्से की चौड़ाई हो जाएगी और ऊंचाई x हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर ये प्रश्न आपका 18वां प्रश्न है। जैसा 17 है वैसा ही बिल्कुल 18 है। देखो ध्यान दें, बक्सा या संदूक जो भी है एक ही बात है ना, इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई आपकी हो जाएगी 45 माइनस 2x सेंटीमीटर। इसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी, इसकी चौड़ाई हो जाएगी 24 माइनस 2x सेंटीमीटर। और इसकी ऊंचाई है वो कितनी हो जाएगी x सेंटीमीटर। देखो बिल्कुल एकदम सिंपल सी बात हो गई कि नहीं हो गई। यहां पर इसका आयतन अगर आपसे पूछा जाए तो आयतन क्या होगा, इस संदूक का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, मतलब आयतन V बराबर LBH सूत्र होता है ना, आयतन का मतलब ये घनाभ के आकार का है ना, तो घनाभ के आयतन का फॉर्मूला लगाना है LBH। L की मतलब लंबाई ये है 45 माइनस 2x और ये चौड़ाई कितनी है 24 माइनस 2x और इसकी ऊंचाई कितनी है x है। इस प्रकार से देखो ये आयतन हो गया। ठीक है, अब आपको वही पुराना काम अब आगे आपको करना है। क्या करना है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है और फर्स्ट डेरिवेटिव निकालने के बाद फिर इसको जीरो लिखना है, तो x के मान हमें ज्ञात हो जाएंगे। उस x के मान पर या तो इसको सेकेंड डेरिवेटिव करके x की वैल्यू रख दें, तो अगर प्लस वैल्यू आ जाए तो लिख देंगे उच्चतम, माइनस वैल्यू आ जाए तो लिख देंगे निम्नतम। और यदि सेकेंड डेरिवेटिव के बजाय हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाना चाहें तो x का जो मान निकला उसके निकट बाईं ओर और निकट दाईं ओर हम वैल्यू निकाल के dp ओवर मतलब इसकी आयतन फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू हम निकालें। फर्स्ट डेरिवेटिव का चिन्ह देखें, प्लस से माइनस में जा रहा है या माइनस से प्लस में जा रहा है। तो यदि प्लस से माइनस में जाता है तो आपको लिखना है v जो होगा वो कैसे होगा, उच्चतम होगा, आयतन उसका उच्चतम होगा। चलो बच्चों इसको आप खुद कर लें, होमवर्क है आपके लिए। इसके बाद अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19वें प्रश्न पे आते हैं। देखो क्या लिखा है 19वें प्रश्न पे, इसको रख दें। ठीक है, कितना आप पूरा करोगे बिल्कुल है ना, पूरा कंप्लीट करना है। अच्छा प्रश्न है भैया, इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से ये प्रश्न जो 17वां है और ये 18वां है, दोनों प्रश्न बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट करना है। 19वां देखो प्रश्न क्या है, लिखा है सिद्ध करिए कि दिए वृत्त के अंतर्गत सभी आयतों के वर्ग का क्षेत्रफल उच्चतम होता है। क्या लिखा है, वृत्त के अंतर्गत सभी आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल उच्चतम होता है। देखो आयत होता है जो आयत, पहले तो आप ऐसे समझो, ये आपका हो गया वृत्त, ये क्या है वृत्त है। प्रश्न में आपसे कहता है कि एक कोई वृत्त है, उस वृत्त के अंतर्गत कोई हमें
आयत बनाना है। वृत्त के अंतर्गत क्या बनाना है? आयत बनाना है। वृत्त के अंतर्गत ये हमने देखो एक आयत बना दिया, ठीक, ये आयत हो गया। और ये आयत जो दिख रहा है, इस आयत का क्षेत्रफल उच्चतम होता है तब जब ये आयत वर्ग हो जाए। प्रश्न ऐसा कहता है, भैया हमने नहीं कहा है, देखो ध्यान दें, ये आयत का जो क्षेत्रफल होगा वो उच्चतम होगा। देखो लिखा है वृत्त के अंतर्गत सभी आयतों में, वृत्त के अंतर्गत जो आयत बनेगी उन सभी आयतों में जो वर्ग का क्षेत्रफल होगा वो उच्चतम होगा। अगर ये वर्ग है तो इसका क्षेत्रफल उच्चतम होगा, ऐसा प्रश्न कहता है ना। आयत भी एक वर्ग ही जैसा होता है। आयत जो होता है वो वर्ग जैसा ही तो होता है भाई। आयत के भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, वर्ग की भी बराबर होती हैं। आयत के सभी कोण 90 होते हैं, वर्ग के सभी कोण 90 होते हैं। तो आयत की सभी शर्तें वर्ग लागू करता है, लेकिन वर्ग की सभी शर्तें आयत लागू नहीं करता है ना। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, आयत की नहीं होती। लेकिन आयत में जो शर्त होती है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर, तो वर्ग में भी आमने सामने की भुजाएं बराबर, सभी कोण 90, उसमें भी सभी कोण 90, ठीक है। तो अगर ये वर्ग है, ये आयत जो है वो वर्ग है, तो निश्चित रूप से इसका क्षेत्रफल उच्चतम होता है। ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। देखो हम ये मान लेते हैं कि वृत्त है, इसका केंद्र O है, और यदि वृत्त है तो भैया उसकी निश्चित रूप से कोई त्रिज्या होगी। तो ये मान लेते हैं कि इसकी त्रिज्या हमें R दी गई। नाम ABCD, ये आपका कोई आयत है, वर्ग के वृत्त के अंतर्गत कोई एक आयत है ABCD, और ये आयत अगर वर्ग है तो इसका क्षेत्रफल हमें उच्चतम सिद्ध करके दिखाना है। क्या करना है? इसका क्षेत्रफल उच्चतम सिद्ध करके दिखाना है। देखो कैसे करो, बिल्कुल आसान काम है भैया। हमें किसी भी वर्ग का या किसी भी आयत का यदि क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो हमें क्या करना है? उसकी लंबाई और चौड़ाई पता होनी चाहिए। अगर लंबाई और चौड़ाई पता हो तो हम आयत का क्षेत्रफल बड़े आराम से ज्ञात कर सकते हैं। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, और लंबाई इसकी AB है, चौड़ाई इसकी BC है, तो AB और BC हमें पता चाहिए। जबकि हमें ये देखो R ये दिया गया है O से A तक, क्योंकि R तो हमने अपनी मन से लिखा है, ये R तो हमने अपने मन से लिखा है। अगर R हमें दिया ना जाता तो हम, अगर किसी वृत्त की त्रिज्या ना दी जाए तो हम वृत्त कैसे बनाएंगे? नहीं बना सकते। तो यहाँ पर ऐसे मानो कि ये हमें वृत्त की त्रिज्या ज्ञात है, और इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात होने से हमने ये वृत्त बना लिया, और उसके अंतर्गत ABCD एक ये आयत बना लिया। ये आयत अगर वर्ग है तो इसका क्षेत्रफल हमें उच्चतम सिद्ध करना है। देखो ध्यान में, एक थोड़ी रचना कर दें, O को यहां से ऐसे मिला दें और इस पर कोई बिंदु अलग से डाल लें। मान लेते हैं, चलो इस पर कोई बिंदु P डाल लें, ठीक। अब बड़े आराम से समझना। देखो अगर किसी वृत्त के केंद्र से इस जीवा पर लंब डाल दिया जाए तो जीवा आपकी समद्विभाजित हो जाती है। ये बड़ी आसान से आप जानते हो, पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर अगर लंब डाल दिया जाए तो जीवा समद्विभाजित हो जाती है। AP और PB बराबर बराबर हो जाएगी। इस कोण को, अगर हम इस कोण को थीटा मान लें, चलो इसको मान लेते हैं, इसको हम थीटा मान लें। यदि हम इसको थीटा मान लें और ये भुजा हमें देखो पता है ये क्या है? कर्ण है। इस त्रिभुज की बात करें, समकोणी त्रिभुज OPA में, इस त्रिभुज की बात करें, समकोणी त्रिभुज OP। देखो हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य है कि हमें भुजा AB निकालनी है, भुजा BC निकालनी है, और AB गुणे BC, तो त्रिभुज का इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात हो जाएगा। आयत का क्षेत्रफल हमें उच्चतम सिद्ध करना है। तो आयत का क्षेत्रफल तभी ज्ञात हो सकता है जब भुजा AB ज्ञात हो, भुजा BC ज्ञात। तो भुजा AB ज्ञात करने के लिए हम इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, OPA। तो इस त्रिभुज में यहां से देखो, अगर हम cos थीटा की वैल्यू निकालें तो cos बराबर कितना होगा? आधार बटे कर्ण। आधार कितना है? आधार है यहां पर AP, और कर्ण कितना है? कर्ण है इसमें R। तो यहां से अगर AP की वैल्यू निकालें तो हमें R cos थीटा मिल जाएगी। AP बराबर, अब ये देखो AP और PB बराबर बराबर है, ठीक है। तो ये बराबर है, तो इसका मतलब ये अगर R cos थीटा है तो ये भी R cos थीटा है, तो दोनों को जोड़ दो, 2R cos थीटा हो जाएगा। AB बराबर कितना हो जाएगा? 2R cos थीटा, ठीक। इतनी बात समझ में आई? ये देखो इसकी आयत की एक लंबाई वाली भुजा निकल के आ गई। अब इसकी चौड़ाई वाली भुजा और निकालनी है, तो यहां पर इसी वाले त्रिभुज में यहां पर अगर साइन थीटा निकालें तो साइन बराबर लंब बटे कर्ण होता है,
और लंब की वैल्यू ओपी है और कर्ल की वैल्यू आर है, तो यहां से हमें ओपी बराबर कितना मिल जाएगा, देखो ओपी बराबर मिल जाएगा आर इंटू साइन थीटा। अब देखो ध्यान से, ये यहां से यहां तक जितना है उतना ही यहां से यहां तक है, मतलब हमें पूरा ये निकालना है, पूरा ये मतलब बीसी निकालना है। तो बीसी बराबर इसका दूना कर दें, सीधी बात है। बीसी बराबर कितना हो जाएगा, 2r साइन थीटा हो जाएगा। मतलब यहां से यहां तक r साइन थीटा है, यहां से यहां तक ये भी r साइन थीटा है, तो कुल मिला के 2r साइन थीटा, ये बीसी बराबर 2r साइन थीटा हो जाएगा। अब हमें लंबाई निकल के आ गई, हमारे पास लंबाई निकल के आ गई, चौड़ाई निकल के आ गई, तो आयत का क्षेत्रफल अब हम निकाल सकते हैं। यहां लिख दें आयत ए बी सी डी, आयत ए बी सी डी इसका क्षेत्रफल। इसके क्षेत्रफल को ए से डिनोट करें तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, मतलब लंबाई है ए बी और चौड़ाई है बी सी। ठीक है, क्षेत्रफल ए बराबर कितना हो जाएगा, तो लंबाई कितनी है, ए बी भुजा कितनी है, ये है 2r, कितनी है 2r कॉस थीटा, चौड़ाई वाली भुजा है 2r साइन थीटा। तो इस प्रकार इसमें हम यहां लिख सकते हैं 2 इंटू आर का मल्टीपल आर स्क्वायर हो जाएगा, फिर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इस प्रकार लिख दें 2r स्क्वायर इंटू में 2 साइन थीटा कॉस थीटा, मतलब साइन 2 थीटा। यहां लिख लें, कितना लिख लें, साइन 2 थीटा। अगर हम ऐसा ना करते तो जब अवकलन करते तो यहां फर्स्ट फलन सेकंड फलन मतलब दोनों के गुणनफल वाला फॉर्मूला लगाना पड़ता। यहां हमारे पास बिल्कुल आसान तरीका से अब इसका हम अवकलन निकाल सकते हैं। यहां पर फर्स्ट डेरिवेटिव कैसे निकालोगे, डीए ओवर डी थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में इसका अवकलन कर दें। ये देखिए 2r स्क्वायर कांस्टेंट है, साइन 2 थीटा का हमें अवकलन लिखना है, कॉस 2 थीटा और फिर 2 थीटा का 2 लिखना है, तो हमें यहां पर मिल जाएगा 4r स्क्वायर इंटू में कॉस 2 थीटा मिलेगा। ठीक है, देखो 2 दूनी 4, r स्क्वायर कॉस 2 थीटा। अब अगर यहां से हम मैक्सिमा और मिनिमा की बात करें, चलो इधर लौट के आते हैं, पीछे साइड लौटे। यहां से अगर हम ऐसे लिख दें फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, डी ए ओवर डी थीटा को हम 0 लिखेंगे, तो अगर 0 लिख दें तो ये हो जाएगा 4r स्क्वायर इंटू कॉस 2 थीटा बराबर 0 लिख दें। तो यहां से देखो 4r स्क्वायर कांस्टेंट है, तो कॉस 2 थीटा बराबर कितना होगा, 0 होगा। कॉस 2 थीटा का मान 0 कहां होता है, कॉस 90 पर होता है, 90 मतलब π/2 चाहे लिख लो, है ना, कॉस 90 का मान 0 होता है। तो यहां से कॉस कैंसिल हो जाएगा, 2 थीटा बराबर π/2, तो थीटा की वैल्यू π/4 मिलेगी। देखो ध्यान दें, थीटा बराबर π/4, ये कोण कितना है, π/4, मतलब 45 अंश का कोण है, समझो। अब देखो ध्यान दें, अगर थीटा बराबर π/4 है तो थीटा बराबर π/4 पर अगर हम सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाना चाहें, देखो जहां पर जो सुविधा पड़े हमें वो लगाना है। अगर यहां पर हम सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाना चाहें तो बड़े आराम से सिंपल पड़ेगा। यहां से अब हम इसका फिर से अवकलन कर दें, देखो ध्यान दें, डी ए ओवर डी थीटा, जो कि चलो इस पर नंबर 1 डाल लेते हैं। यहां लिख दें समीकरण 1 का फिर से अवकलन करने पर, समीकरण 1 का पुनः अवकलन करने पर, पुनः अवकलन कर दें तो हमें ये मिल जाएगा d2a ओवर डी थीटा 2 मिल जाएगा। देखो कितना मिलेगा, 4r स्क्वायर कांस्टेंट है और cos 2 थीटा का माइनस साइन 2 थीटा लिख दें, इनटू में 2 लिख दें, तो अब हमें यहां पर मिल जाएगा माइनस में 8r स्क्वायर साइन 2 थीटा मिलेगा। अब ध्यान दें, यहां से अगर π/4 थीटा का मान π/4 लिख दें तो इसकी वैल्यू हमें माइनस में मिलेगी, तो वो माइनस तो है ही। यहां पर 2 गुणे π/4, देखो ध्यान दें, फिर यहां से चलो यहां पर आना पड़ेगा भाई, जगह थोड़ी कम है, यहां पर लिख दें, ये लिखेंगे देखो थीटा बराबर π/4 पर, थीटा बराबर π/4 पर d2a ओवर डी थीटा 2 बराबर देखो कितना निकलेगा, ये आपके पास निकलेगा माइनस में 8r स्क्वायर इंटू में साइन 2 इंटू थीटा का मान π/4। तो यहां से देखो π/2 मिलेगा, साइन 90 की वैल्यू तो 1 होती है, तो माइनस 8r स्क्वायर मिलेगा। तो अब देखिए ये वैल्यू काहे में आ गई, देखो माइनस में वैल्यू, अगर d2a ओवर मतलब सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू माइनस में आती है तो फलन हमारा उच्चतम होता है, अगर ये प्लस में वैल्यू आए तो निम्नतम होता है। तो आपको क्या लिखना है, अतः थीटा बराबर π/4 पर आयत का क्षेत्रफल, आयत जो ABCD है ना
उसका क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल कैसे होगा? उच्चतम होगा, उच्चतम होगा। ठीक है, उच्चतम होगा। आयत का क्षेत्रफल कैसे होगा? अगर सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू माइनस में आती है तो इसका मतलब कहां पर माइनस पे आई? थीटा बराबर पाई बटे 4 पर आई है। तो थीटा बराबर पाई बटे 4 पर आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? उच्चतम होगा। अब आपको एक बात और सिद्ध करनी है, आयत का क्षेत्रफल तो ये उच्चतम होगा, लेकिन ये आयत के जगह पर हमें वर्ग सिद्ध करना है। मतलब ये वर्ग होगा, बिल्कुल होगा, पक्की बात। वर्ग तभी हो सकता है जब लंबाई और चौड़ाई बराबर बराबर हो जाए। आयत का क्षेत्रफल मतलब आयत की जगह ये वर्ग हो जाएगा। आयत की जगह वर्ग कब कब होगा? आयत की चूंकि चारों भुजाएं बराबर, सॉरी आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, और यदि ये चारों भुजाएं बराबर बराबर हो जाएं तो यही आयत क्या बन जाएगा? वर्ग बन जाएगा। तो यहां पर हमने जो लंबाई और चौड़ाई मतलब ए बी और बी सी भुजा निकाली है, उसमें आप थीटा बराबर पाई बटे 4 रख के देख लें बराबर बराबर आती है या नहीं आती है। आप यहां लिखो ए बी भुजा, भुजा ए बी बराबर, तो कोई ये लिखा है भुजा ए बी बराबर 2r इंटू कॉस थीटा का मान कितना लिखो? पाई बटे 4, मतलब कॉस 45। कॉस 45 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है? 2r इंटू कॉस 45 1 बटे अंडर रूट 2, तो यहां से अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 बार ये कट जाएगा, अंडर रूट 2r मिल जाएगी। ए बी मतलब लंबाई, आयत की लंबाई कितनी मिली? अंडर रूट 2r। अच्छा बीसी भुजा देखो, बीसी भुजा देखो कितनी है? 2r साइन थीटा। तो आपको यहां लिखना है 2r इंटू साइन थीटा, और थीटा बराबर पाई बटे 4 लिखो, बराबर में 2r साइन 45 की मान भी 1 बटे अंडर रूट 2, तो यहां अंडर रूट 2 बार कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपको अंडर रूट 2r मिलेगा। अब देखो लंबाई चौड़ाई बराबर है, तो आप यहां लिख सकते हो चूंकि लंबाई और चौड़ाई बराबर है, चूंकि ए बी बराबर बी सी, अतः आयत ए बी सी डी क्या होगा? वर्ग होगा। आयत ए बी सी डी है वो क्या होगा? वर्ग होगा। यही हमें देखो सिद्ध करना है। ठीक है बच्चों, चलो इसको नोट करो। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19वां देखो क्या कहता है। 19वां के बाद 20वां पे आते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 20वां देखो क्या कह रहा है। चलो इसको रब कर दें, पहले इसको रब कर लें, है ना। इसको रब कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। तो यह है क्वेश्चन नंबर 20। इसमें लिखा है सिद्ध करिए कि प्रदत्त पृष्ठ एवं महत्तम आयतन के बेलन की ऊंचाई आधार के व्यास के बराबर होती है। देखो यहां पर हमें क्या दिया गया है और क्या पूछा गया है। हमें किसी भी बेलन के आयतन को महत्तम सिद्ध करना है, और उसके ऊंचाई जो है, उसकी ऊंचाई है वो आधार के बराबर व्यास के बराबर हमें सिद्ध करनी है। ऊंचाई आधार के व्यास के बराबर सिद्ध करनी है, और आयतन इसका महत्तम सिद्ध करना है, जबकि उसका पृष्ठ हमें दिया गया है। देखो ध्यान दें, ये है क्वेश्चन नंबर 20। इसमें हमें बेलन का पृष्ठ दिया गया है। बेलन का पृष्ठ, अगर इस पृष्ठ को हम एस से डिनोट कर दें, क्या आप जानते हैं बेलन में कितने पृष्ठ होते हैं? बेलन में पृष्ठ 3 होते हैं। एक तो होता है बेलन का बक पृष्ठ, कितना? एक बेलन का होता है बक पृष्ठ। देखो ध्यान दें, ये आपका चारों तरफ वाला ये तो बेलन का बक पृष्ठ कहलाएगा। और 2 आधार में पृष्ठ होते हैं। ये आधार में जो पृष्ठ होते हैं, आधार का मतलब बेलन का जो आधार होता है वृत्ताकार होता है, तो ये नीचे एक वृत्ताकार आधार होता है, एक ऊपर वृत्ताकार आधार होता है। तो ये दोनों आधारों के पृष्ठ मतलब दोनों के क्षेत्रफल, और ये बक पृष्ठ। तो हम ये कह सकते हैं कि बेलन का पृष्ठ जो होता है वो होता है बक पृष्ठ। तो देखो 2 पाई आर एच होता है, और इसके आधार के पृष्ठ होते हैं पाई आर स्क्वायर। एक आधार का पृष्ठ पाई आर स्क्वायर, दूसरे आधार का पृष्ठ भी पाई आर स्क्वायर। तो दोनों आधारों के पृष्ठ 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएंगे। बक पृष्ठ प्लस दोनों आधारों के क्षेत्रफल, दोनों जोड़ दें तो हम कह सकते हैं बेलन का पृष्ठ। ये हमें प्रश्न में दिया गया है। अच्छा, और यहां से अगर यहां से देखो ध्यान दें, चलो बाद में बात करते हैं। एक बात हमें और यहां से प्रूव करनी है कि उसका आयतन जो है वो आयतन महत्तम हमें सिद्ध करना है, और आयतन महत्तम तब होता है जब ऊंचाई उसके व्यास के बराबर हो। ऊंचाई व्यास के बराबर भी हमें सिद्ध करनी है। चलो यहां से देखो, बेलन का आयतन हम कितना जानते हैं? बेलन का आयतन हम जानते हैं, अगर बेलन के आयतन को v से डिनोट कर दें तो आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, होता है कि नहीं।
आयतन V बराबर, देखो एक कम करो कि यहां से H की वैल्यू निकाल के यहां लिखो। देखो ध्यान दें, S माइनस 2πr², बड़ा ध्यान से समझो। देखो S अपना ज्यों का त्यों, πr², ये 2πr² जो प्लस में है इधर ले आओगे माइनस का हो जाएगा, बराबर में 2πrH लिख दो। अब अगर H की वैल्यू यहां से निकालें तो H बराबर हमें मिल जाएगा 2πr का भाग हो जाएगा S माइनस 2πr², और यहां डिवाइड कर दें 2πr से, H बराबर इतना मिल जाएगा। चलो इस पर नंबर 1 डाल देते हैं, ठीक है। अब यहां से H का मान यहां लिख दें, देखो πr² और H की जगह लिख दें S माइनस 2πr² डिवाइडेड बाय 2πr, ठीक, इतना समझो भाई, ठीक है। इसके बाद देखो और क्या करना है हमें, यहां से पाई कैंसिल करना है, फिर r से एक r कट जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमें v बराबर मिल जाएगा 1/2 s इंटू r माइनस, देखो ध्यान दें जो बटे वाला 2 तो ये लिखा है, r का अंदर गुणा कर दो SR हो जाएगा, माइनस में लिख दें 2πr का क्यूब हो जाएगा, r² तो है r का, और गुणा कर दें r³ हो जाएगा। तो ये आयतन हो गया। अब इस आयतन को हमें क्या करना है, महत्तम सिद्ध करना है। तो महत्तम सिद्ध करने के लिए इसमें हम इसका डेरिवेटिव निकाल लें, तो dv/dr मतलब r के सापेक्ष इसका अवकलन कर दें 1/2, और ये आपका देखो s r का अवकलन r के सापेक्ष 1 लिखना है, माइनस 2π कांस्टेंट है, r³ का अवकलन 3r² लिखना है, ठीक, क्लियर बात। तो अब हमें क्या करना है, मैक्सिमा और मिनिमा के लिए क्या करना होता है, dv/dr बराबर 0, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 लिख दें। तो हमें यहां मिल जाएगा 1/2 इंटू में s माइनस 2 या 6, क्या लिख दें यहां पर 6πr² लिख दें, 6πr², ठीक है। ये हमारे पास, इसको हम क्या लिख दें, 0 लिख दें। अब 1/2 को 0 में ले जाओ तो यहां पर s माइनस 6πr² बराबर 0 लिख दें, तो यहां से s बराबर हमें 6πr² मिल जाएगा, ठीक है। r बराबर यहां से s बराबर 6πr², ये s की वैल्यू अगर यहां लिख दी जाए, देखो ध्यान दें, यहां लिख दें s का मान समीकरण 1 में लिख दें, 1 में रखने पर अगर 1 नंबर में यहां s की वैल्यू लिख दें तो h बराबर देखो कितना हो जाएगा, s की जगह पे लिख दें 6πr² माइनस में 2πr² और डिवाइडेड बाय 2πr, ठीक। तो बड़े आराम से आप कह सकते हो 6πr² में से 2πr² घटा दें तो 4πr² मिलेगा, बटे में यहां लिख दें कितना, 2πr लिख दें, पाई से पाई कैंसिल कर दें, 2 से इसको 2 बार कैंसिल कर दें, एक r से एक r कैंसिल कर दें, तो h बराबर हमें 2r मिल जाएगा। मतलब ऊंचाई जो है वो ऊंचाई काय के बराबर हमें सिद्ध हो गई, देखो 2r मतलब व्यास, त्रिज्या का दूना व्यास होता है। तो एक बात तो हमारी प्रूव हो गई कि इसकी ऊंचाई व्यास के बराबर होती है, लेकिन ऊंचाई अगर व्यास के बराबर है तो हमें इसका आयतन भी तो महत्तम सिद्ध करना है। आयतन महत्तम सिद्ध करने के लिए क्या करोगे, इसको दोबारा से फिर अवकलन कर दें, ठीक है। इस पर यहां पर इसका दोबारा अवकलन कर दें, इस पर कुछ नंबर डाल दें, 1 नंबर तो हमने यहां डाल दिया, इस पर हम 2 नंबर डाल देते हैं। यहां लिख दें समीकरण 2 का पुनः अवकलन कर दें, पुनः अवकलन करने पर सेकेंड डेरिवेटिव हमें मिल जाएगा, देखो d2v/dr2, ठीक, dv/dr का फिर से अवकलन कितना होगा, d2v/dr2, और ये बराबर का निशान लगाओ, इधर देखो इसका अवकलन 1/2 तो ठीक है, s कांस्टेंट संख्या, इसका अवकलन 0 लिखना है, माइनस 3 दूनी 6π ये भी देखो कांस्टेंट संख्या है, r² का अवकलन 2r लिखना है आपको। तो अब यहां से 2 का भाग चला जाएगा तो माइनस का 6πr मिलेगा, माइनस का 6πr। ये देखो वैल्यू h बराबर, अगर हम यहां से r बराबर निकालें तो h/2 मिलेगा, r बराबर h/2 अगर यहां लिख दें तो यहां से ये वैल्यू काय की मिल जाएगी, माइनस की मिल जाएगी। r बराबर h/2 पर d2v/dr2 की वैल्यू कहां काय से मिल रही है, माइनस की मिल रही है, और यदि माइनस की वैल्यू मिलती है, सेकेंड डेरिवेटिव माइनस में आता है, तो हम लिखते हैं आयतन आपका क्या होगा, महत्तम होगा, फलन हमारा महत्तम होगा। आपको यहां लिखना है r बराबर h/2 पर आयतन महत्तम होगा, आयतन महत्तम होगा,
ठीक है भाई, यही तो हमसे पूछी गई थी कि व्यास जो है वो ऊंचाई के बराबर है, ऊंचाई बराबर व्यास, देखो तथा यहां क्या लिख दें, ऊंचाई बराबर व्यास। एक बात हमसे ये सिद्ध करवाई गई थी कि ऊंचाई व्यास के बराबर है और इसका आयतन कैसा है, महत्तम है। बस ये दोनों बातें जो हमसे प्रूव करवाई गई थी यहां पर प्रूफ होती है, प्रूव्ड लिख दें, है ना, आंसर ना लिख के यहां क्या लिख दें, प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 20वां कंप्लीट होता है। चलो इसको भी नोट करो भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर, इसको रब कर लें, चलो इसको रब कर लें। क्वेश्चन नंबर 21 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 21 देखो क्या कहता है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। देखो ये क्वेश्चन नंबर 21 है, इसमें लिखा हुआ है कि 100 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले डिब्बे सभी बंद बेलनाकार अर्थात लंबवृत्तीय डिब्बों में से न्यूनतम पृष्ठ क्षेत्रफल वाले डिब्बों की विमाएं बताइए। क्या कहा गया है यहां पर देखो एक बात तो हमें दी गई है, क्वेश्चन नंबर है 21 और यहां पर इसका आयतन हमें दिया गया है 100 घन सेंटीमीटर। बेलन का आयतन बराबर हमें दिया गया है कितना, 100 घन सेंटीमीटर। बेलन का आयतन होता कितना है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो पाई आर स्क्वायर एच बराबर 100 दिया गया है। ठीक है, इसके बाद में इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निम्नतम सिद्ध करना है। देखो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या यहां लिखोगे, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल को एस से डिनोट कर दें तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने अभी बताया, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब वक्रपृष्ठ कितना होता है, 2 पाई आर एच प्लस दोनों आधारों के क्षेत्रफल, एक आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और 2 आधार होते हैं तो दोनों आधारों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो वक्रपृष्ठ प्लस दोनों आधारों के क्षेत्रफल, तो ये पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया और ये पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें न्यूनतम सिद्ध करना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, देखो एक काम करो भाई, यहां से अगर h की वैल्यू निकाल लें, यहां से h की वैल्यू निकालें तो ये हमें h बराबर कितना मिल जाएगा, h बराबर मिल जाएगा 100 बटे में पाई आर स्क्वायर, 100 बटे पाई आर स्क्वायर। यहां लिख दें s बराबर 2 पाई आर और h की वैल्यू लिख दें कितनी, 100 बटे में पाई आर स्क्वायर। ठीक, और प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर आपका ज्यों का त्यों, इस एक आर से एक आर काट सकते हो, पाई से पाई काट सकते हो। s बराबर हमें मिल जाएगा 200 बटे आर और प्लस में यहां 2 पाई आर स्क्वायर ज्यों का त्यों। अब इसको हमें क्या करना है, न्यूनतम सिद्ध करना है। तो निम्नतम या उच्चतम सिद्ध करने के लिए हमें इसको पहले डेरिवेट कर दें। तो फर्स्ट डेरिवेटिव इसका कितना मिल जाएगा, अर्थात ds ओवर dr, आर के सापेक्ष इसका अवकलन कर दें, कितना मिल जाएगा। देखो 200 कांस्टेंट संख्या है, ये r ऊपर जाएगा, r पावर -1 हो जाएगा। अब इसका अवकलन करोगे तो -1 पहले लिखना है और x r की पावर एक और कम करके r पावर -2 मिल जाएगा। ठीक है, इसका अवकलन, और इसके बाद प्लस 2 पाई कांस्टेंट संख्या है, आर स्क्वायर का अवकलन 2r मिलेगा। ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव मिल गया, माइनस में 200 बटे में आर स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो, माइनस की 2 पावर है नीचे ले आओगे, प्लस की 2 पावर हो जाएगी, प्लस में यहां लिख दें 4 पाई इंटू आर, ये फर्स्ट डेरिवेटिव मिल गया। मैक्सिमा अथवा मिनिमा के लिए, यहां पर उच्चिष्ट अथवा निम्निष्ट के लिए आपको क्या करना होता है, ds ओवर dr, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 लिखना होता है। तो यहां फर्स्ट डेरिवेटिव 0 लिख दें तो माइनस में ये मिलेगा 200 बटे में आर स्क्वायर प्लस में 4 पाई आर और बराबर में क्या लिख दें, 0 लिख दें। अब यहां से देखो इसको इधर अगर ले जाएं तो यहां पर हमें लिखना है 200 बटे में आर स्क्वायर बराबर में 4 पाई आर लिख दें, आर क्यूब हो जाएगा। यहां देख सकते हो आर क्यूब बराबर 4 पाई का भाग कर दें, मतलब 200 बटे कितना लिखेंगे, 200 बटे में 4 पाई, ठीक, 200 बटे में 4 पाई। और यहां से अगर हम इस प्रकार इसको कैंसिल करें तो 50 बार कैंसिल हो जाएगा, है ना, 50 चौको 200 होता है। तो आर बराबर बताओ कितना निकलेगा, यहां से अगर हम आर की वैल्यू निकालना चाहें तो आर बराबर यहां से हमें इसका घनमूल मिलेगा कितना, 50
और बटे में पाई और इसकी होल पावर लिख दें 1/3। ठीक, इसका घनमूल 50 बटे पाई की पावर 1/3 लिखना है। ये आपका आर की वैल्यू आ गई। अच्छा, आर की वैल्यू ये आ गई। अब इस आर की वैल्यू पर इसका हमें सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है, और यदि सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू माइनस में आती है तो हम कहेंगे एस हमारा उच्चतम है, मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल उच्चतम है। और यदि प्लस में आती है तो हम लिखेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा निम्नतम है। तो यहां पर आर बराबर 50 बटे पाई की होल पावर 1/3 पर d2s ओवर dr2 तो निकालो भाई कितना हो जाएगा। d2s ओवर dr2 की जो वैल्यू निकलेगी वो प्लस में निकलेगी। बच्चों देखो यहां पर कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको बिना निकाले ही हम बता सकते हैं कि प्लस में होगी या नहीं। देखो ध्यान दो, अगर इसका हम डिफरेंशिएट करेंगे d2s ओवर dr2 का मान निकालेंगे तो इसको हमें डिफरेंशिएट करना है। और यदि इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो -2 पहले आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, और ये क्यूब हो जाएगा। तो यहां पर 200 बटे आर क्यूब हो जाएगा, ये प्लस की वैल्यू हो जाएगी। और आर का अवकलन यहां 1 हो जाएगा, तो यहां 4 पाई, ये तो प्लस का है। तो प्लस का ये पद है, ये भी प्लस का है, तो प्लस प्लस का मतलब ये प्लस में ही तो संख्या आएगी, मतलब ये प्लस वैल्यू आएगी। जब इसका हम सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो हमें d2s ओवर dr2 की वैल्यू जो मिलेगी वो हमें प्लस में वैल्यू मिलेगी। यदि प्लस में वैल्यू मिलती है तो आपको पता होता है कि क्या होता है, ये जो फलन है वो आपका निम्निष्ठ होता है। अतः आपको यहां लिखना है, अतः s जो है मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो क्या होगा, निम्निष्ठ होगा या निम्नतम होगा, निम्नतम होगा। ठीक, r बराबर पाई बटे 50 बटे पाई की होल पावर 3 पर जो s मिलेगा वो निम्नतम होगा। अब हमें s विमाएं पूछी, विमाएं का मतलब जानते हो r और h। भैया बेलन की जो विमाएं होती हैं वो केवल ऊंचाई और त्रिज्या तो होता है, h होता है और r होता है, यही तो बात है। इसमें r की वैल्यू तो हमने निकाल ली, h की वैल्यू और निकालनी है। तो ये h की वैल्यू निकालने के लिए यहां पर देखो, इसमें यहां पर इसका नंबर 1 डाल दें, लिख दें r का मान समीकरण 1 में रखने पर। चलो यहां लिख दें, क्या लिख दें, यहां लिख दें r बराबर 50 बटे पाई की होल पावर 1/3 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर यहां लिख दें। तो ये h बराबर हमें मिल जाएगा, h बराबर 100 बटे पाई इंटू आर का मान कितना लिखोगे, 50 बटे पाई की होल पावर स्क्वायर है ना, यहां पर क्या है ये स्क्वायर, ये स्क्वायर है ना, तो r का स्क्वायर करो, होल पावर 1/3 है तो यहां पर 2/3 हो जाएगी सीधी, है ना। चलो, या फिर इसको 1/3 पावर बाद में लिख दो, ऐसे लिख दो। ठीक, अब यहां से 1/3 यहां लिखो और स्क्वायर यहां लिखो, अब ठीक है ना। r का मान देखो यहां लिख दिया और r का स्क्वायर है तो ये स्क्वायर हमने बात, ठीक है। तो इस प्रकार से एक बात समझो कि इसको हल करोगे कुछ इस प्रकार से, देखो ध्यान दें, ये ऊपर लिखा है 100 बटे पाई, कितना लिखा है 100 बटे पाई। अगर इस 100 बटे पाई को ऐसे लिख दें 2 गुणे 50 बटे पाई, 2 गुणे 50 बटे पाई, एक ही बात है। और बटे में ये लिखा है कितना, 50 बटे पाई की होल पावर 2/3, देखो 2 एकम 2/3। ठीक, 100 को हमने लिख दिया 2 गुणे 100, 2 गुणे 50, 2 गुणे 50 का मतलब 100 हो गया कि नहीं, और बटे में पाई ये लिखा ही है, और फिर ये लिखा है 50 बटे पाई की पावर 2/3। अब भाग में घातें घटती हैं, क्या होता है, भाग में घातें घटती हैं, तो यहां पर घटा के लिख दो, 1 में से 2/3 पावर घटेगा तो कितना बचेगा, 1/3, मतलब 50 बटे पाई की पावर 1/3 बचेगी। देखो ये 1 है, ये 1 2/3 है, 1 में से 2/3 घटा दो, 3 एकम 3 में से 2 घटेगा, 1/3 ही तो बचेगा। तो आपको लिखना है 50 बटे पाई की होल पावर 1/3, और यहां 2 के ये मल्टीपल है, तो इसकी ऊंचाई आपकी ये देखो हो जाएगी। ठीक, ऊंचाई ये हो जाएगी और त्रिज्या आपकी 50 बटे पाई की पावर 1/3 हो जाएगी, और उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो आपका निम्नतम सिद्ध होता है। ठीक है, चलो इसको भी नोट करो भाई, इसको नोट करो भाई। इसके बाद अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। देखो 22वां प्रश्न क्या कहता है, कर दें रब इसको, चलो इसको रब करके अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22वें पर। क्वेश्चन नंबर 22वां देखो क्या है, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 22वां,
देखो भैया बड़े आराम से समझना है, प्रश्न थोड़े से बड़े हैं लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार पूछे गए हैं, अच्छे प्रश्न हैं, इसलिए इनको मन से पढ़ें। कुछ बच्चे फरमाइश करते हैं कि सर पता नहीं क्या नगीना प्रकाशन का पढ़ा दो, कोई कहता है कि हर्षरूप शर्मा से पढ़ा दो। बच्चों कोई भी फायदा मिलने वाला नहीं है। ये आपकी जो बुक है एनसीईआरटी वो भगवत गीता है, इसको ऐसे समझें, इसी से सब कुछ होता है, सब कुछ इसी में है, ठीक है। इसको बड़े मन से पढ़ लें, प्यार से पढ़ लें, सारे क्वेश्चन कर लें, इसके एग्जाम्पल कर लें, बस समझो आपका पूरा कल्याण होने वाला है, ठीक है। किसी भी बुक की कोई जरूरत नहीं है, किसी भी बुक को आपको नहीं पढ़ना है, केवल और केवल एनसीईआरटी कंप्लीट करनी है, ठीक है। तो या अगर किसी प्रश्न में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है तो मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हो, वो आपको हम पर्टिकुलर सवाल तो बता सकते हैं, लेकिन एक तरफ से बुक आप कतई मत पढ़ें, ये मेरी एडवाइस है आपसे, ठीक है। केवल और केवल ये बुक आप कंप्लीट करें, अच्छे से कंप्लीट कर लें। तो चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर, ये है आपके पास अब क्वेश्चन नंबर 22वां। देखो 22वां प्रश्न क्या है, लिखा है एक 28 सेंटीमीटर लंबे तार को 2 टुकड़ों में विभक्त किया जाना है। 28 सेंटीमीटर लंबाई का टुकड़ा है, तार का टुकड़ा है, उस टुकड़े को 2 टुकड़ों में बांटना है, तार के टुकड़े को 2 टुकड़ों में बांट देना है, ठीक। 28 सेंटीमीटर लंबाई का तार है, उसको 2 टुकड़ों में बांट देना है। आगे क्या है, एक टुकड़े से वर्ग बना देना है, दूसरे टुकड़े को वृत्त बना देना है। मतलब 2 टुकड़े बनाए, उसमें से एक वृत्ताकार छल्ला बना दिया और दूसरे को मोड़ करके हमने क्या बना दिया, वर्ग बना दिया, ठीक है। एक को वर्ग बना दिया, दूसरे को वृत्ताकार वृत्त बना दिया। अच्छा फिर आगे क्या है, दोनों टुकड़ों की लंबाई कितनी होनी चाहिए। भैया ऐसा नहीं है कि बराबर बराबर के दोनों टुकड़े बनाए हैं। 28 सेंटीमीटर का एक कुछ टुकड़ा छोटा हो सकता है, दूसरा बड़ा हो सकता है, या दूसरा छोटा हो सकता है, पहला बड़ा हो सकता है, एक बड़ा है एक छोटा है। तो दोनों टुकड़ों की अलग अलग लंबाइयां कितनी होनी चाहिए, ये प्रश्न में आपसे पूछा गया है। जबकि एक बात और दी गई है, जिससे वर्ग एवं वृत्त का क्षेत्रफल सम्मिलित क्षेत्रफल न्यूनतम हो। मतलब जो वर्ग है उसका क्षेत्रफल और जो वृत्त है उसका सम्मिलित क्षेत्रफल, मतलब दोनों को जोड़ दें, दोनों के क्षेत्रफल को जोड़ दें, तो सम्मिलित क्षेत्रफल जो होगा वो न्यूनतम हमें सिद्ध करना है। क्या करना है, देखो अब आपको हम समझाएं। यहां पर एक आपके पास कोई 28 सेंटीमीटर, ये आपकी भुजा है, 28 सेंटीमीटर लंबाई का कोई तार का टुकड़ा है। इसके मान लेते हैं कि 2 पार्ट हमने कर दिए, यहां से काट के एक पार्ट AC बना दिया, एक CB बना दिया। इसको मोड़ करके ये आपका क्या बना दिया, ये आपका कोई एक वर्गाकार वर्ग बना दिया। इसको मोड़ के क्या कर दिया, वर्ग बना दिया। AC को मोड़ करके क्या बना दिया, ये वर्ग बना दिया। और ये CB को मोड़ करके वृत्ताकार छल्ला बना दिया, मतलब वृत्त के आकार का ये ऐसे बना दिया। ये प्रश्न हमारा कहता है भैया हमने अपनी तरफ से नहीं कुछ किया है, ठीक है। अब हमें ये बताओ कि ये अगर हम ये माने, देखो ध्यान दें, माना 28 सेंटीमीटर का लंबाई का टुकड़ा था, तो 28 सेंटीमीटर के तार का एक टुकड़ा, तार के एक टुकड़े की लंबाई, एक टुकड़े की लंबाई बराबर x सेंटीमीटर है। 28 सेंटीमीटर का है, उसमें से एक टुकड़ा x सेंटीमीटर का है, तब दूसरा टुकड़ा 28 माइनस x सेंटीमीटर लंबाई का होगा, लंबाई का होगा। ये तो बात पक्की बात है, ठीक है कि नहीं। ये आपका अगर x मान लिया तो इधर वाला ये कितना हो गया, 28 माइनस x हो गया, 28 माइनस x सेंटीमीटर का हो गया। अगर ये AC टुकड़ा x सेंटीमीटर का है तो ये 28 माइनस x सेंटीमीटर का दूसरा टुकड़ा हो जाएगा। अब इस x को मोड़ करके वर्ग बनाया गया है। देखो चूंकि पहले टुकड़े को मोड़कर, पहले टुकड़े को मोड़कर वर्ग बनाया गया है, पहले टुकड़े को मोड़कर वर्ग बनाया गया है, तब वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी, आप ये बताओ। तब वर्ग की भुजा बराबर कितनी हो जाएगी। आपको क्या करना है, ये पूरी यहां से यहां तक x है और ये x, ये टोटल मिला के x है। मतलब हम ये कह सकते हैं वर्ग की भुजा x/4 हो जाएगी, मतलब x की चौथाई, क्योंकि बराबर बराबर 4 ही भुजाएं होती हैं, चारों भुजाएं बराबर बराबर होती हैं।
तो ये और ये और ये और ये सबको मिलाकर के x लंबाई हो गई, परिमाप हो गया। ये ऐसे समझो बात है ना, x सेंटीमीटर इस वर्ग का परिमाप होगा। इसका परिमाप कितना होगा? x सेंटीमीटर। परिमाप बराबर होता है 4 गुणे भुजा। भुजा अगर x है तो आपको यहां लिखना है कितना? 4 गुणे भुजा। भुजा x नहीं, भुजा नहीं है x, बल्कि परिमाप इसका x है। तो वर्ग की भुजा बराबर कितना हो जाएगा? x बटे 4। देखो हो जाएगा कि नहीं? तो लिखना है वर्ग की भुजा x बटे 4। बोलो इतनी बात ठीक है। इसके बाद देखो यहां पर दूसरे टुकड़े को मोड़ के क्या बनाया गया है? ये आपका मोड़ करके पूरा क्या बनाया गया है? वृत्त बना दिया गया है। तो ये परिधि हो जाएगी 28 माइनस x, तथा ये दूसरे टुकड़े को मोड़कर वृत्त बनाया गया है। तो यहां पर लिखना है दूसरे टुकड़े को मोड़कर, दूसरे टुकड़े को मोड़कर वृत्त बनाया गया है। तब वृत्त का जो परिमाप होगा या परिधि होगा वो कितना हो जाएगा? ये 28 माइनस x हो जाएगा। तब वृत्त का परिधि लिख दें या परिमाप लिख दें, एक ही बात है। परिधि, तब वृत्त का परिधि बराबर कितना हो जाएगा? 28 माइनस x, और परिधि बराबर होता है 2 पाई r। 2 पाई r बराबर 28 माइनस x हो जाएगा। यहां से अगर हम r की वैल्यू निकालें तो r बराबर हमें मिल जाएगा 28 माइनस x बटे में 2 पाई। अब आप यहां कह सकते हो कि r की वैल्यू क्यों निकाली? भैया हमें करना क्या है? इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल संयुक्त क्षेत्रफल निकालना है। मतलब इसके क्षेत्रफल में इसके क्षेत्रफल को जोड़ना है। तो इसका क्षेत्रफल कब निकाल सकते हो? जब इसकी भुजा पता हो। इसकी भुजा हमें देखो ये पता चल गई, इसका हमें त्रिज्या पता होना चाहिए, तब क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो इसकी त्रिज्या हमने ये पता कर ली, तो इसका भी क्षेत्रफल मिल जाएगा। फिर दोनों को जोड़ दें तो हमें इस वर्ग का और इस वृत्त का संयुक्त क्षेत्रफल मिल जाएगा। यहां लिख दें वृत्त तथा वर्ग, पहले वर्ग लिख है ना, यहां लिख दें वर्ग तथा वृत्त का संयुक्त क्षेत्रफल। वृत्त तथा वर्ग का संयुक्त क्षेत्रफल को अगर ए से डिनोट कर दें तो a बराबर वर्ग का क्षेत्रफल भुजा वर्ग होता है, भुजा है x बटे 4 और इसका स्क्वायर लिख दें। ये तो हो गया वर्ग का क्षेत्रफल। अब वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई इंटू आर स्क्वायर, होता है कि नहीं होता है? पाई आर स्क्वायर। अब आर बराबर इसको हम क्या लिखेंगे? आर बराबर हम लिखेंगे 28 माइनस एक्स बटे में 2 पाई और इसका स्क्वायर लिख दें। तो ये हो गया संयुक्त क्षेत्रफल। चलो थोड़ा और हल करें। a बराबर एक्स स्क्वायर बटे 4 चौको 16 लिख दें, प्लस यहां पर देखो क्या करोगे? पाई, एक पाई से कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर करोगे 4 हो जाएगा। देखो एक लाइन बढ़ा के लिख दें, 28 माइनस एक्स का स्क्वायर लिख दें और बटे में 4 पाई स्क्वायर लिख दें। एक पाई से पाई आप कैंसिल कर सकते हो तो 4 पाई केवल नीचे बचेगा। अब इसका हम क्षेत्रफल उच्चिष्ट और या निम्निष्ट हमें देखो सिद्ध करना है। क्या करना है? प्रश्न हमें जो कहता है बस वही सिद्ध करके दिखाना है। इसमें लिखा है इसका सम्मिलित क्षेत्रफल हमें न्यूनतम सिद्ध करना है। क्या करना है? सम्मिलित क्षेत्रफल न्यूनतम सिद्ध करना है। तो सम्मिलित क्षेत्रफल ये आपका आया, इसको हमें न्यूनतम सिद्ध करना है। कैसे करेंगे? न्यूनतम या अधिकतम के लिए हमें इसका डेरिवेट करना होता है डीए ओवर डीएक्स, एक्स के सापेक्ष इसको अवकलन कर लें। तो डीए ओवर डीएक्स बराबर देखो कितना मिलेगा? 2x बटे में 16 लिख दें। एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x और 16 तो अचर है, ठीक है। यहां 2 से इसको 8 बार कैंसिल कर सकते, प्लस का निशान लगाओ। यहां देखो 1 बटे 4 पाई कांस्टेंट संख्या है। 28 माइनस एक्स के होल स्क्वायर का अवकलन करोगे तो सबसे पहले हमें 2 लिखना है, फिर 28 माइनस एक्स की होल पावर 1 बचेगी और 0 माइनस 1 इस प्रकार से, ठीक। 28 का अवकलन 0 और x का अवकलन 1 लिखना है, ठीक है। तो यहां पर हमें मिल जाएगा x बटे में 8, ये माइनस हो जाएगा, 2 से 2 बार कट जाएगा तो हमें 28 माइनस एक्स बटे में कितना मिलेगा? 2 से इस 4 को काट सकते हो, 2 पाई, ठीक। ये हमें फर्स्ट डेरिवेटिव मिल गया डीए ओवर डीएक्स, ठीक है। अब क्या करना है? अब इसको उच्चिष्ट या निम्निष्ट के लिए इसको हम 0 लिखते हैं, यही तो। चलो हम थोड़ा बैक होके यहां आते हैं। यहां लिख दें फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, और मैक्सिमा और मिनिमा
डी ए ओवर डी एक्स बराबर 0 लिख दें। तो 0 लिखने से देखो x बटे में 8 माइनस में 28 माइनस x बटे में 2 पाई और बराबर में यहाँ 0 लिख दें। ठीक, यहां से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहां से x बटे 8 बराबर हम लिख लेंगे 28 माइनस x बटे में 2 पाई। यहां से 2 से इसको 4 बार कैंसिल कर सकते हैं और क्रॉस मल्टीपल करके x की वैल्यू हमें मिल जाएगी। x में पाई का मल्टीपल x इंटू पाई लिखेंगे बराबर 28 में 4 का गुणा कर दें। देखो 4 अट्ठे 32 और 4 दूनी 8 और 3 11, 4 3 11 मतलब 112 हो जाएगा। माइनस में 4x, अब x को इधर ले आए तो देखो x कॉमन मिल जाएगा और यहां से पाई प्लस 4 और बराबर में इधर लिखेंगे 112। तो x बराबर हमारे पास 112 बटे में पाई प्लस 4 मिल जाएगा। x मतलब एक टुकड़े की लंबाई, पहले वाले टुकड़े की लंबाई 112 बटे पाई प्लस 4 होगी। और यहां से जो x की वैल्यू मिली है, इस x की वैल्यू पर हम डबल डिफरेंशिएट की वैल्यू चेक करेंगे। तो यहां पर हम समीकरण 1 का यहां से दोबारा से फिर अवकलन कर दें। यहां लिख देते हैं, यहां हम लिख देते हैं समीकरण 1 का फिर से अवकलन करें। यहां लिखते हैं समीकरण 1 का x के सापेक्ष पुनः अवकलन कर दें। क्या कर दें? पुनः अवकलन करने पर तो अगर फिर से अवकलन करेंगे तो देखो ये हो जाएगा d2a ओवर dx2 बराबर में कितना हो जाएगा? x का अवकलन 1 और बटे में 8 आपका अचर ज्यों का त्यों रहेगा। माइनस में 1 बटे में 2 पाई ये अचर है, ज्यों का त्यों रहेगा। 28 का अवकलन 0 माइनस x का अवकलन 1 लिख दें। ठीक है, तो ये हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1 बटे 8 प्लस में पाई 1 बटे में 2 पाई। पूरी वैल्यू देखो हम कह सकते हैं प्लस वैल्यू है। क्या है ये? प्लस वैल्यू। अगर डबल डेरिवेटिव की वैल्यू प्लस में आती है तो फलन हमारा क्या होता है? निम्नलिखित होता है। तो आपको लिखना है संयुक्त क्षेत्रफल निम्नलिखित होगा। अतः संयुक्त क्षेत्रफल काय का संयुक्त क्षेत्रफल ये है वर्ग का प्लस वृत्त का। जो संयुक्त क्षेत्रफल आया वो संयुक्त क्षेत्रफल कैसा होगा? निम्नतम होगा। ठीक है, एक बात तो सिद्ध हो गई कि इसका संयुक्त क्षेत्रफल है वो निम्नतम होगा। और इस पहले वाले टुकड़े की लंबाई भी हमने ज्ञात कर ली 112 बटे पाई प्लस 4 होगी। तो यहां से देखिए इस टुकड़े की दूसरे वाले टुकड़े की लंबाई कितनी हो जाएगी? आपको यहां लिखना है पहले टुकड़े की लंबाई तो हमें मिल गई। देखो तार के पहले टुकड़े की लंबाई बराबर कितनी मिल गई? यहां से 112 बटे में पाई प्लस 4। अब दूसरे टुकड़े की लंबाई देखो कितनी हो जाएगी? दूसरे टुकड़े की लंबाई बराबर, देखो ध्यान दें दूसरे टुकड़े की लंबाई है कितनी? 28 माइनस एक्स है। 28 माइनस एक्स और एक्स की वैल्यू हमने 112 बटे पाई प्लस 4 निकाली है। तो अब इसको हल कर लें। दूसरे टुकड़े की लंबाई आ जाएगी पाई प्लस 4 एलसीएम और यहां से हम लिखेंगे 28 पाई प्लस में 28 में 4 का गुणा करें तो हमें देखो 4 अट्ठे 32 और 4 दूनी 8 3 11 112 है। माइनस में 112 है, 112 से 112 कैंसिल हो जाएगा। तो दूसरे टुकड़े की लंबाई हो जाएगी 28 पाई बटे पाई प्लस 4। दूसरे टुकड़े की लंबाई देखो ये ज्ञात हो गई। दोनों टुकड़ों की लंबाइयां हमसे पूछी गई थी कि जो 28 सेंटीमीटर लंबाई का तार का टुकड़ा 2 टुकड़ों में विभक्त किया गया है उसमें से पहले टुकड़े की लंबाई कितनी है? 112 बटे पाई प्लस 4। उसके दूसरे टुकड़े की लंबाई है 28 पाई बटे पाई प्लस 4। जबकि पहले टुकड़े को एक वर्ग के रूप में मोड़ा गया है और दूसरे टुकड़े को एक वृत्त के रूप में मोड़ा गया है, तब इनका दोनों का जो संयुक्त क्षेत्रफल है वो संयुक्त क्षेत्रफल कैसा है? निम्नतम है। ये हमसे सिद्ध करवाया गया था। तो चलो बच्चों ये हो गया क्वेश्चन नंबर 22। नोट करें। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर।